नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। वही देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट इंडिया यानी पीएफआई और इसके सहयोगी जो संगठन है उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने इन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल रहा। ये देश की संविधान प्राधिकार का अनादर करता है। केंद्र सरकार ने कहा कि कई मामलों में यह स्पष्ट हुआ कि पीएफआई और इसके काडर बार बार हिंसक और विध्वंसक कार्यों में शामिल रहे हैं। पीएफआई के कई संस्थापक सदस्य सिमी के नेता रहे और पीएफआई का संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा। ये दोनों संगठन प्रतिबंधित संगठन हैं। प्रधानमंत्री आज अयोध्या में स्वरों की मलिका लता मंगेशकर की स्मृति में एक चौक का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र जो है उसे करीबन 7 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से बनाया गया है और इसे लता मंगेशकर चौक के रूप में विकसित किया गया है। इस जगह का मुख्य आकर्षण ये है कि वहां भारतीय संगीत वाद्य मंत्र वीणा स्थापित की गई है, जिसका वजन 14 टन, लंबाई 40 फुट और ऊंचाई 12 मीटर है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहेंगे। लता मंगेशकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के प्रमुख स्थान नया घाट को उनके नाम पर विकसित करने की योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का जापान दौरा हुआ समाप्त। कल देर रात पहुंचे नई दिल्ली। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जापान के दौरे पर थे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने आकासाका पैलेस में शिंजो आबे की पत्नी श्रीमती आकी आबे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री शिंजो आबे के साथ अपनी सुखद स्मृतियों की चर्चा की। इसके अलावा अपने दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने आपसी हित और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत की। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम आज से शहीद भगत सिंह के नाम पर जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रविवार को मन की बात कार्यक्रम में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का ये जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो अब लिया गया। वहीं चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर पंजाब के लोगों ने इसका दिल खोलकर इस फैसले का स्वागत किया है। और आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की 115वीं जयंती है। आज ही के दिन 1907 में अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत शहीद आजम भगत सिंह आजादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित किया। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए बड़े साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में अपना सर्वस्व मातृभूमि पर निछावर कर दिया। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त के साथ साथ चिंतक और लेखक भी थे। भगत सिंह ने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड में पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड में पहला बाघ अभयारण्य बनेगा, जिसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार किया। विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर का पूर्व सीईओ है। विजय नायर को साजिश, कार्टलाइजेशन और चुने हुए लाइसेंस के लिए गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि विजय नायर के माध्यम से एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत भी ली गई थी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें विजय नायर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 13 अन्य लोग शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों को कुलगाम के अवाटू इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद वहां घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकी कई वारदातों में शामिल रहे। एक की पहचान मोहम्मद आसिफ वाणी और दूसरे की मोहम्मद शफी गनी के रूप में हुई। डीआरडीओ ने कल कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए। परीक्षण
उड़ान ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज पर संचालित की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कम दूरी की सुगम्य वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से डीआरडीओ ने डिजाइन के साथ साथ विकसित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग साझेदारों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आधुनिक तकनीकों से लैस नई मिसाइल सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां दुर्गा का जो तीसरा स्वरूप है यानी कि चंद्रघंटा, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु मंदिरों में मां से स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करने के लिए पहुंच गए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें हैं। लोग दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के हर क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि की छटा निराली है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल की आभा अनोखी होती है, वहीं गुजरात में दांडिया की छटा निराली है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, नवरात्रि में आज दुर्गा मां के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना का दिन। उनकी असीम कृपा से हर किसी का जीवन वीरता और विनम्रता से सुशोभित रहे, यही प्रार्थना है। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करने वाला है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए व्यापक मानदंड क्या हो सकते हैं, ताकि सहमति देने वाले पक्षों के बीच विवाह को पारिवारिक न्यायालय में संदर्भित किए बिना भंग किया जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट गुजरात के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई। आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। आईपीएस अधिकारी ने 2004 के इशरत जहां मामले की जांच में गुजरात एचसी द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल की सहायता की थी। और आज दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत करोड़ों रुपए के बैंक ऋण घोटाले के मामले में मुंबई स्थित दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व जो प्रमोटर्स हैं, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। आज राजस्थान उच्च न्यायालय नीट यूजी परिणाम 2022 के लिए एक उम्मीदवार के अंकों के गलत आकलन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। वाराणसी की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे से जुड़े मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो डाले गए हैं, वहां आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। वाराणसी की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे में 5 याचिकाएं दाखिल की गई थी, इनमें से 3 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के लिए मंगलवार 27 सितंबर का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि मंगलवार से संविधान पीठों में होने वाली सुनवाइयों का सीधा प्रसारण शुरू किया गया। कोर्ट नंबर 1 में बैठी संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने की। इस पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई की। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण देख और सुन सकता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू। समिति शुक्रवार को मुंबई में अपने नीतिगत फैसले की घोषणा करेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण के तहत तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के चौथे दौर यानी जनवरी-मार्च 2022 की रिपोर्ट जारी की। 9 चुने हुए सेक्टर्स के तहत संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के साथ साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित बदलाव के बारे में ये रिपोर्ट है, जहां श्रम ब्यूरो ये सर्वेक्षण करता है। इन्हीं 9 सेक्टर्स में से गैर कृषि प्रतिष्ठान सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। तो चौथी तिमाही के रोजगार सर्वेक्षण की अगर बात करें तो करीबन 5 लाख से ज्यादा प्रतिष्ठानों में अनुमानित रूप से 3 करोड़ से ज्यादा कामगार काम कर रहे हैं। तीसरी तिमाही में यह आंकड़ा 3 करोड़ से ज्यादा था। मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे जो कामगार हैं, उनका जो आंकड़ा है वो ज्यादा है और करीबन 38% है। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र 21%, आईटी बीपीओ में 12%, स्वास्थ्य में 10% कामगार काम कर रहे हैं। श्रमिकों की संख्या के हिसाब से प्रतिष्ठानों को देखें तो अनुमानित रूप से 80% प्रतिष्ठानों में 10 से 99 श्रमिक काम कर रहे हैं। चौथी तिमाही की रिपोर्ट में महिला कामगारों की हिस्सेदारी तीसरी तिमाही के अगर हम इसकी तुलना करें तो 31% से बढ़कर करीबन 31.8% नजर आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र में महिला कामगारों की हिस्सेदारी कुल कार्यबल का जो हिस्सा है उसका 52% है। इसी तरह शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और आईटी बीपीओ क्षेत्र में यह आंकड़ा 44, 41 और 36% है।
26 सितंबर 2022 तक एनसीएस पोर्टल पर विभिन्न क्षेत्रों में जो खाली पड़े हुए पद हैं उनकी संख्या 4 लाख है, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। दिव्यांगजनों, वृद्धों, बच्चों को रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर अब आवाजाही से आसानी प्रदान करने के लिए सुगम्य भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में भारतीय रेल देश भर के रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट्स के साथ साथ एस्केलेटर्स की सुविधा को स्थापित करने में जुटा हुआ है। अभी 497 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। भारतीय रेल ने अगस्त 2022 तक 339 स्टेशन पर 1000 से ज्यादा एस्केलेटर्स लगाए। 2022 तक 400 स्टेशन पर 900 से ज्यादा लिफ्ट्स की व्यवस्था की गई है। आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अमेजॉन इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। JLL की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 की पहली छमाही में डेटा सेंटर की क्षमता 637 मेगावाट है, जिसमें 2021 के 551 मेगावाट की तुलना में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत के डेटा सेंटर बाजार का 75% हिस्सा मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई में है। बाकी बचा हुआ दिल्ली, NCR, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता में। CBRE की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2018 से 2021 के बीच बिग DC ने सबसे अधिक निवेश किया। इसने कुल निवेश का 77% अकेले ही किया है। पश्चिम बंगाल को इस निवेश का सबसे ज्यादा फायदा मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु को निवेश का फायदा मिला। ADB ने एशिया प्रशांत क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा के लिए 14 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। ये क्षेत्र रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के चलते खासतौर से चुनौतियों का सामना कर रहा है। अडानी समूह ने घोषणा की कि आने वाले एक दशक में देश में कंपनी 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। ये निवेश नई ऊर्जा और डेटा केंद्र सहित डिजिटल क्षेत्र में किया जाएगा। वैश्विक कोष ब्लैकस्टोन ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर करीब 32 करोड़ डॉलर जुटाए। ब्लैकस्टोन ने MSC ऑफिस पार्क्स रीट में अपनी हिस्सेदारी बेची है। ArcelorMittal की इकाई AMNS इंडिया विशेष प्रकार के इस्पात यानी कि स्टील के विस्तार समेत उत्पादन और वितरण क्षेत्र में 1 अरब डॉलर का निवेश करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई गई। एस जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा की कीमतें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका से भारत को मिले मजबूत सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें कट्टरपंथ, उग्रवाद और कट्टरवाद का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीजा संबंधी चुनौतियों का मुद्दा भी उठाया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एस जयशंकर को आश्वस्त किया कि अमेरिका वीजा संबंधी चिंताओं को दूर करने का लक्ष्य बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र की भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष रखा। रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमारी ओर से हम यूक्रेन को मानवीय सहायता, आर्थिक संकट के तहत वैश्विक दक्षिण में अपने कुछ पड़ोसियों का आर्थिक सहायता देकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। रुचिरा कंबोज ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने बार बार शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष को हल करने की आवश्यकता का आह्वान किया।
पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए रिचर्ड कंबोज ने कहा कि ताशकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान पीएम मोदी ने भी स्पष्ट रूप से ये कहा था। यूरोप ने रूस नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमले की जांच शुरू कर दी। जर्मनी ने लक्ष्य बनाकर इस पर हमला किया और इसे ही गैस लीक का कारण बताया गया है। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज की ओर से किए गए कैबिनेट फेरबदल के आदेश के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब प्रधानमंत्री होंगे। उनके दूसरे बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान रक्षा मंत्री बनेंगे। इस कैबिनेट फेरबदल में यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल बनियान को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं प्रिंस सलमान तेल पर निर्भरता से अर्थव्यवस्था में जो विविधता है उसे लाने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले प्रिंस मोहम्मद सऊदी के लिए रोजगार पैदा करना और वित्तीय सुधारों में कई बदलाव करने की वो घोषणा कर चुके हैं, जिनमें सिनेमा और सार्वजनिक मनोरंजन की अनुमति की पहल शामिल है। उन्होंने सऊदी अरब में महिलाओं के ड्राइविंग पर लगे प्रतिबंध को भी समाप्त कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासनी ने ईरान में जारी हिजाब विरोध प्रदर्शन के खिलाफ सुरक्षा बलों की हिंसक प्रतिक्रिया पर गहरी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना ने कहा कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोला बारूद और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में दूरसंचार सेवाएं बंद होने के कारण विरोध प्रदर्शन में हुई गिरफ्तारियों और मौतों की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही। वहीं ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पुलिस और सरकार समर्थक मिलिशिया के सदस्य भी शामिल हैं। तूफान इयान के बुधवार देर रात फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर श्रेणी 4 के तूफान के बदलकर टकराने की आशंका, इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने फ्लोरिडा के जो तमाम निवासी हैं उन्हें चेतावनी जारी की है। इस बीच यूएस नेशनल ह्यूरिकेन सेंटर ने बताया कि मंगलवार तक तूफान इयान के दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा उपग्रह से ली गई तस्वीरों भी जारी की गई, जिसमें तूफान इयान को मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर फ्लोरिडा के पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया। तूफान में कड़कड़ाती बिजली की तस्वीरों को साफ तौर पर देखा जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। वहीं अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के पास ये आखिरी सीरीज है। इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप का फायदा भारतीय महिला क्रिकेटर्स को ताजा जारी ICC T20 रैंकिंग में मिला। सीरीज के दूसरे मैच में 143 रन बनाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर 4 स्थान चढ़कर 5वें पायदान पर। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 2 मैच में 40 और 50 रन की पारी खेली थी। वो 1 स्थान चढ़कर 6ठे स्थान पर आ गई। भारत ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 30वें अनआधिकारिक एकदिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ए को 106 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ए ने 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से जीत हासिल की। BWF ताजा विश्व रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस नवीनतम रैंकिंग में स्टार भारतीय शटलर HS प्रणॉय की शीर्ष 15 में वापसी। और इसी ताजा रैंकिंग में भारतीय युवा शटलर लक्ष्य सेन 9वें स्थान पर बने हुए हैं, जबकि किदाम्बी श्रीकांत 1 स्थान के फायदे के साथ 11वें पायदान पर। चोट की वजह से विश्व चैंपियनशिप और जापान ओपन में नहीं खेलने वाले 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिलाओं की सूची में 6वें पायदान पर बरकरार। यूएफए नेशंस लीग में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। इस मुकाबले में एकमात्र गोल स्पेन की तरफ से एलवेरो मोराटो ने किया। नेशंस लीग के ग्रुप A2 मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही स्विट्जरलैंड ग्रुप 2 में 3रे पायदान पर। रेबीज के बारे में लोगों को अवेयर करने और इसे जानलेवा बीमारी के बारे में बताने के लिए हर साल विश्व भर में 28 सितंबर को वर्ल्ड रैबीज डे मनाया जाता है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज। फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पैस्चर की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने सन 1885 में पहली बार रेबीज की जो वैक्सीन है उसे विकसित किया था। सूचना तक पहुंच के महत्व और मानव अधिकारों का दावा करने एवं सतत विकास में इनके महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सूचना की सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
लेखक मुल्क राज आनंद की आज पुण्यतिथि है। जो भारतीय समाज प्रेमचंद के कफन या गोदान में नजर आता है या जयशंकर प्रसाद की कहानियों में झलकता है, वही समाज और उसका दर्द अंग्रेजी के लेखक मुल्क राज आनंद की कहानियों में भी दिखता है। देश के खेलों के गौरव अभिनव बिंद्रा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अभिनव पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाने की उपलब्धि हासिल की थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिंदी सिनेमा की जो मशहूर अभिनेत्री हैं आशा पारेख, उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। 30 सितंबर को उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। पुष्पा द राइज की सफलता के बाद संगीतकार देवी श्री प्रसाद अपने पहले हिंदी सिंगल को लॉन्च करने की तैयारी में। चक्की का ट्रेलर जारी किया गया। सतीश बिंद्रा के निर्देशन में बनी ये फिल्म 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। ट्रेलर में आटा चक्की चलाने वाले बिजनेसमैन राहुल को दिखाया गया है। अवतार ने 3 दिन में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 244 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। इसके साथ ही फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ से ज्यादा रहा। कहते हैं जहां चाह वहां राह। 24 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर वर्षा बुमराह डीआईडी सुपर मॉम्स की ट्रॉफी जीतकर इस सच को उन्होंने साबित किया है। और बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर की आज जयंती है। 28 सितंबर को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर ने देश विदेश में लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए। डीडी न्यूज की तरफ से जन्मदिन मुबारक। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।